उनके थ्रू इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने जाना। तो एक बार पता नहीं, मैं उनके साथ कलकत्ता चला गया, उनका एक शूट था और एक अचानक से कलकत्ता के एक मॉल के बाहर एक पोस्टर मेरा लगा हुआ है। उसके पहले मैं यहाँ रांची में अपना होलसेल का बिजनेस कर रहा था, जो कि अपर बाजार में। आई वुड से कि आई एम सक्सेसफुल इन माई आईज। तो पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा था। मिस्टर बैंगलोर भी रह चुका हूँ मैं वहाँ पर। अनुपम खेर, रणबीर कपूर और बहुत सारे फिल्म स्टार आए जो हमारा मेरा जो खाना होता था, एक वन डे इन अ मील, मतलब 1 मील इन अ डे होता था। वैसा भी किया है। वैसा भी किया है। नमस्कार, इंटरव्यू विद दिलबीर सिंह में मैं दिलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच स्टूडियो में ऐसे रांची के युवा है जो बॉम्बे में अपना नाम कमाया, फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में अपना नाम कमाया। तो राजीव काटपालिया एक सक्सेसफुल एक्टर बोला जाए या डायरेक्टर बोला जाए। राजीव, स्वागत है हमारा स्टूडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। राजीव, पहले आप ये बताइए कि आपका जो रांची से अगर आपने जो सफर शुरू किया, काफी ज्यादा मुश्किल होता है बॉम्बे में एक्टिंग का करियर बनाना रांची बेस्ड बॉयज के लिए, तो आपने कैसे शुरुआत की? ओके, मेरा जो जर्नी है वो 2008 में स्टार्ट हुआ। यहाँ पर एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था मैं एक करियर लॉन्चर में। ओके। बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था एमबीए करने का, क्योंकि मेरे भैया ने और दीदी ने एमबीए किया था, तो फिर एक वो प्रेशर था कि हाँ ठीक है, मुझे भी वही करना चाहिए, एमबीए करना है। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली सारे फ्रेंड्स वही कर रहे थे, लेकिन अंदर से एक कॉलिंग अलग। उसके पहले इफ वी गो बैक, तो मेरा पहला जो शूट था, लाइफ का जो पहला शूट था, वो कोलकाता में हुआ। आई गेस यहाँ पे सब जानते होंगे मिस्टर अतुल गेरा। तो वो पहले मॉडलिंग करते थे और प्रिंट एड्स बहुत करते थे, तो उनके थ्रू इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने जाना। तो एक बार पता नहीं, मैं उनके साथ कलकत्ता चला गया, उनका एक शूट था और एक अच्छे फोटोग्राफर, काफी अच्छे फोटोग्राफर के साथ शूट। मैं बस वहां पे गया और उस समय मतलब मेरे बाल थोड़े से ना बड़े हुआ करते, तो वो फोटोग्राफर ने उन्होंने मुझे देखा और ही सेड कि मेरे साथ एक शूट करोगे तुम? अतुल भैया जस्ट लुक्ड एट मी कि ये तो बच्चा है अभी इसको कोई नॉलेज नहीं है। बोले कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा बस ऐसे बैठा देंगे। एक स्टाइलिस्ट भी था, उसने बोला कि हम इसको थोड़ा प्रिपेयर कर देंगे। उन्होंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया, बूस्ट किया, तो मुझे भी लगा कि क्या हो रहा है, मतलब ऑल ऑफ अ सडन, मतलब ये ठीक है, लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई। तो हमने ट्राई किया। तो वो जो प्रिंट एड था, बेसिकली एक मध्यम ग्राउंड करके एक मॉल है, वहां के लिए प्रिंट एड था। तो काफी अच्छा शूट किया उन्होंने और मैं अचानक से कलकत्ता के एक मॉल के बाहर एक पोस्टर मेरा लगा हुआ है। तो आई गेस वहां से एक कॉलिंग आई, वहां से आई गेस इट वाज लक। वहां से लगा कि मतलब मैं भी इस इंडस्ट्री का पार्ट हो सकता हूँ। तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन 2008 आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैं हैदराबाद में था और वहाँ पे एक फाई में मेरा एक इंटरव्यू था जो कि क्रैक नहीं हुआ। अच्छा, वो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ पे। उसके पहले मैं यहाँ रांची में अपना होलसेल का बिजनेस कर रहा था, जो कि अपर बाजार में। तो मैंने घर पे फोन किया, मैंने घर पे बोला, मैंने पहले भी डिस्कशंस हुए थे घर पे, लेकिन घर में उतने दे वर नॉट कीन कि नहीं मैं बाहर जाऊं और ये करूं, क्योंकि ऑलरेडी भैया दीदी बाहर जा चुके थे। दे वांटेड कि एक बच्चा तो यहाँ पे रहे जो बिजनेस संभाले। और ये फील्ड ऐसा है कि किसी को पता नहीं है ना कि यहाँ पे उसमें कितनी ग्रोथ होनी है, सक्सेस मिलना है नहीं मिलना है। और यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस है जो आप छोड़ के जा रहे हो, अच्छी लैविश लाइफ है, उसको आप छोड़ के यू आर स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो इट हैज बीन अ डिफिकल्ट जर्नी, बट आई वुड से कि आई एम सक्सेसफुल इन माई आईज। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने हैदराबाद से कॉल किया अपने पेरेंट्स को कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। मेरे पापा थोड़े से गड़बड़ा गए कि अचानक से बिजनेस छोड़ के ये मुंबई जा रहा है। तो एनीवे, मतलब ऐसा तो था कि मुझे एमबीए करना ही है, मतलब वो बिजनेस मुझे करना भी नहीं था। और मेरा टू बी ऑनेस्ट वो अंदर से कॉलिंग भी नहीं था कि मैं बिजनेसमैन बनूं, क्योंकि मेरे अंदर शुरू से वो क्रिएटिविटी का ही एक मुझे लगता है क्रिएटिविटी मेरे अंदर से शुरू से थी और मेरे को वही एक कॉलिंग था कि मुझे को वही करना है। फादर ने मना किया कि नहीं अभी मत जाओ। मेरे भैया उस समय क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर में एमबीए कर रहे थे। तो माय ब्रदर सेड कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट फ्रॉम साउथ, अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में कुछ काम करना ही है। मैं उसी समय पता नहीं हीट ऑफ द मोमेंट क्या हुआ कि मेरे भैया ने मेरा फ्लाइट का टिकट करा दी। तो पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा था। तो मुझे याद है कि मैं बैंगलोर पहुंचा और भैया ने कहीं पे पता करके रखा हुआ था एक मॉडलिंग एजेंसी, जहां से मैंने बैंगलोर में मॉडलिंग करना स्टार्ट किया। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि साथ में कहीं पर काम भी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उनको भी था कि ऐसा नहीं है कि मैं मेरे विल के अगेंस्ट जाए, तो वो भी मुझे उस वे में सपोर्ट कर रहे हैं। तो दे जस्ट वांटेड कि ठीक है, देखते हैं कि साउथ में करो, हमारे साथ रह के करो, कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होता है यहाँ पे, ठीक होता है नहीं होता, अदरवाइज तुम रांची चल जाना, वहाँ पे अपना बिजनेस तो है ही है वहाँ
वहाँ पे मॉडलिंग करना स्टार्ट किया। तो बिग बाजार करके एक ब्रांड था, उसके लिए मैंने मतलब मैं शो स्टॉपर बना। फिर मिस्टर बैंगलोर भी रह चुका हूँ मैं वहाँ पर। ओके। 6 महीने मैंने केपीयू में काम किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मेरे को मतलब मुंबई जॉब करनी ही नहीं। नहीं करना है, मेरे को मुंबई जाना है। वहाँ पे साउथ में मैंने थिएटर भी किया। हम्म। 2-3 थिएटर ग्रुप्स थे, उनके साथ थिएटर भी किया साथ। बट मुझे था कि नहीं, मुझे मेरा कॉलिंग जो है वो मुंबई, मतलब मुंबई खींचता था मुझे। अचानक से एक दिन, क्योंकि उस समय क्योंकि केपीओ में मैं काम कर रहा था, मतलब इट्स लाइक अ कॉल सेंटर, राइट। तो मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करता था उस समय बहुत। तो मुझे अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल का एक ऐड दिखाई दिया, तो मेरे को लगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। वहाँ पे एंटर करने के लिए आपको ऑडिशन देना पड़ता है। तो मैं सिर्फ एक ऑडिशन देने के लिए 6 महीने के बाद एक ऑडिशन देने के लिए गया, और उस ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया। और 1 महीने के बाद ही कोर्स को ज्वाइन करना था, तो मैंने कंपनी में रिजाइन कर दिया और आई वेंट टू मुंबई। और वहाँ पे बस रहने का अकोमोडेशन देखा नहीं, जहाँ पर भी जो मिला जैसा मैं मिला जो मिला, वो स्ट्रगल अलग है ओके। क्योंकि मुंबई का स्ट्रगल अलग ही होता है। जो मिला मैं वहाँ पे रहना मैंने स्टार्ट कर दिया। और वो कोर्स 3 महीने तक वो कोर्स चला। कोर्स के दौरान बहुत सारे फिल्म स्टार्स आए। उन्होंने नशुद्दीन शाह आए, अनुपम खेर, रणबीर कपूर और बहुत सारे फिल्म स्टार आए जो सेशंस लेने आते थे वहाँ पे। मतलब मुझे समझ में, और प्लस अपनी, और मुझे दिखा कि मेरे में क्या कैपेबिलिटीज है। तो अच्छा एक्सपोजर मिला वहाँ पे। वहाँ के जो फैकल्टीज थे वो सारे एनएसडी के फैकल्टीज थे। नेशनल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ड्रामा टीचर्स थे। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग हमारी वैसी ही हुई जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में होता है, तो प्रोसेस वैसा ही था। काफी कुछ सीखा हमने। बट वो 3 महीने सिर्फ एक, मुझे लगता है कि एक ब्रशअप था खुद को, मतलब वो आगे क्रिएटिव बनाने के लिए ना आपको और मेहनत करनी पड़ेगी और वो प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। वो तो एक छोटा सा कोर्स था जो हमने कर लिया। फिर मैंने मुंबई में और थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन किए, थिएटर करने लगा। स्ट्रगल बहुत था। एक टाइम था जब मैं घर पे पैसे नहीं ले रहा था, तो मैं वहाँ पे चौल में भी रहा हूँ, जो 6x6 का एक एस्बेस्टस ओके। का एक रूम था, वहाँ पे मैं रहता था। और मेरा जो खाना होता था, एक 1 डे इन अ मील, मतलब 1 मील इन अ डे होता मतलब था। वैसा भी किया है। वैसा भी किया है। कभी पैसे नहीं होते थे तो सिर्फ दूध और केले में भी सरवाइव किया है। ओके। तो ये सब घर पे ये सारी बातें नहीं बोल सकते थे, क्योंकि फिर वो बोलते कि वापस आ जाओ। और घर से लिमिटेड पैसे लेते थे, क्योंकि आप जब एक बार निकल रहे हो ऑडिशन देने के लिए, और आप ऐसी जगह आप रह नहीं सकते जहाँ पे ऑडिशंस है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव, थोड़ा सा बहुत पॉश एरिया है। एक्सपेंसिव होता है। तो हमें ऐसी जगह रहना है जहाँ पे आपके लिए फीजिबल हो वो। तो ऐसे स्टार्ट किया। मैं गुरुद्वारे में भी रहा हूँ। गुरुद्वारे में, दादर में एक गुरुद्वारा है, तो वो कैंसर पेशेंट्स के लिए टाटा हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो वहाँ पे कैंसर पेशेंट के लिए वो गुरुद्वारे में उनके लिए जगह है, अकोमोडेशन है। तो मेरे पास एक टाइम था जब मैं, ऐसा भी टाइम था कि स्ट्रगलिंग पीरियड काफी ज्यादा हर रहा। है। गुरुद्वारे में लंगर बनाता था और वहीं पर रहता था और ऑडिशन देने जाता था। कुछ टाइम ओके। तक ऐसा रहा। उसके बाद फिर थोड़ा काम मिलने लगा, तो थोड़ी चीजें बेटर हुई। तो अगेन कमिंग बैक, तो मेरे ब्रदर ने एक मॉडलिंग एजेंसी से, जहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट परिचय कराया था, तो वहाँ से मेरे को एक ऑडिशन का रिक्वायरमेंट आया कि एक फिल्म का ऑडिशन हो रहा है, साउथ की फिल्म का, तो आप करना पसंद करोगे क्या? तो मैं उस साउथ की फिल्म के लिए बैंगलोर गया उसको ऑडिशन देने के लिए। तब तक मैं कुछ टाइम बैंगलोर ही रुक गया, क्योंकि साउथ में भी काम मिल रहा था मिल मुझे। रहा था। मॉडलिंग और थिएटर से कुछ पैसे आ मतलब जाते कुछ न थे, कुछ रेगुलरली मिलना मिलना शुरू हो गया। वो ऑडिशन में देने गया, तो प्लस पॉइंट ये था कि वो मल्टी लैंग्वेज, मतलब मूवी थी। हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और मलयालम में साइमल्टेनियसली शॉट हो रही थी। और जो मैं जिस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दे रहा था, वो एक नॉर्थ इंडियन कैरेक्टर था बेसिकली। तो उसमें हिंदी और इंग्लिश डायलॉग्स और 50% जो रीजनल लैंग्वेज है उसका मतलब मिक्सचर था बेसिकली। तो उन्होंने ऑडिशन मेरा हिंदी और इंग्लिश में लिया, और उनको मेरा ऑडिशन बहुत पसंद आया। तो वो फिल्म हमने शूट किया, और उस फिल्म का नाम था स्वीट पॉइजन। में वन ऑफ द लीडिंग रोल्स में गिरीश कर्नाड, तो वो तो अब नहीं रहे। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला और पहला फिल्म मिला, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड वो साउथ में रिलीज हुई बैंगलोर में। भले उतना अच्छा बॉक्स ऑफिस में नहीं कर पाई, तो जल्दी थिएटर से चलेगी, बट मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसको विटनेस करना, और वहाँ से बड़े एक्टर्स के साथ और फिल्म सेट्स में कैसे हाउ यू हैव टू बी, और कैसे आपको शूट करना है। तो एक मुझे लर्निंग वहाँ से, एक जो होता है ना कि फील्ड वर्क, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ कोर्स किया और थिएटर किया, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कैमरा फेस करके एक बड़ी फिल्म में आना। राजीव, जैसे आपने फर्स्ट
कन्नड़ मूवी आपने की है, तो आपका पहला पे आउट क्या मिला, जैसे पहला साइनिंग अमाउंट क्या मिला? तो पहला साइनिंग अमाउंट बहुत कम था और वो उस समय 2013 की बात है ये। Okay. तो मेरा जो पहला साइनिंग अमाउंट था वो 70,000 17,000 70,000 70,000 था। ओके 70,000 था और उसके शूट आई गेस वो 3-4 मंथ्स शूट चले थे उसके। 4 मंथ्स के शूट चले थे। मतलब मेरे डेट्स जो थे वो मतलब रेगुलर नहीं था, वो बस मंथ में एक 10 डे शूट है ऐसा। तो हमने मैक्सिमम 25 to 30 डेज मैंने दिए। राजीव, आप रांची से है, तो रांची ने आपको क्या शेप किया कि आप वहाँ पे आप गए? कैसे देखते हैं रांची को? आई गेस रांची ने मुझे ग्राउंडेड होना सिखाया, क्योंकि जो आपका रूट्स होता है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में वही रिफ्लेक्ट होता है। तो वहां जाके मुझे समझ में आया कि ग्राउंडेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। नहीं। आज आप लाइमलाइट में हो, कल कुछ भी नहीं हो। और ऐसा ही है, कुछ भी मीन लीनियर नहीं है, वो अप्स एंड डाउन है। जैसे हमारा जो दिल की धड़कन है ना, ऐसे 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 लाइफ वही है। ऐसा है ही नहीं, वो मरने के बाद ही स्ट्रेट लाइन होती। तो अप्स एंड डाउन्स है। तो रांची से जो मुझे वैल्यूज मिले, तो मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ के लोग डाउन टू अर्थ है, आई मीन वो चीज है। तो मुझे लगता है कि उस चीज ने बहुत शेप किया मुझे, एक मेरी पर्सनालिटी, और ऑब्वियसली आपके घर के जो वैल्यूज होते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया आगे ग्रो कर। राजीव, आप जैसे आप बॉम्बे से रांची आते हो, तो क्या करना चाहते हो सबसे पहले? रिलैक्स क्योंकि ऑब्वियसली बॉम्बे जो है वो भाग दौड़ वाली जिंदगी है वहाँ पे, और रांची आता है आने के बाद यू स्लो डाउन, फिर से उस मेडिटेटिव जोन में चले जाते हो। क्योंकि रांची का जो वेदर है और यहाँ का जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है मुझे रांची आके। आई फील वेरी पीसफुल एंड यू आर एट होम। ऑब्वियसली आपका घर है तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पे काफी ज्यादा है। मैं अब बोलूंगा कि पहले ज्यादा थे, अब कम्युनिकेशन गैप की वजह से कम हो गया। और एक दूसरी चीज है कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपके बुरे टाइम में भी आपके साथ होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो फ्रेंड्स नहीं है। वो जब आपका अच्छे वक्त में, आपके अच्छे वक्त में अगर वो है आपके साथ, और बुरे वक्त में नहीं है, तो मैं उनको फ्रेंड्स नहीं बोलूंगा, मैं उनको भीड़ ही बोलूंगा। कि कहीं एक रील में मैंने देखा था, जो मैं कोट कर रहा हूँ, वो भीड़ ही है। तो इस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं है। क्योंकि जब आपका अच्छा टाइम है तो बहुत सारे लोग हैं, जब हार्डशिप्स हैं तो नहीं होते बहुत सारे लोग। बट फिर भी मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसी ही दुनिया है। शायद मैं भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होऊंगा, या आई डोंट नो। बट मुझे इस चीज की अवेयरनेस है कि लाइफ के हार्डशिप्स में भी आप अपने क्लोज वंस के साथ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके साथ आप रहो। अब मुझे ये अवेयरनेस, फ्रेंड्स है लेकिन बहुत कम है, और मुट्ठी भर के कुछ फ्रेंड्स है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे। राजीव, स्टार्टिंग के दिनों में आप ऑडिशंस का जो रिजेक्शन है उसको कैसे आप देखते थे, कि बार बार जैसे कुछ रिजेक्ट्स भी होते थे, तो उसको कैसे आप देखते थे? मोस्टली रिजेक्ट ही होते थे तो काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। और इनिशियली तो आप जाओ तो आपको ऑडिशन के बाहर इतनी भीड़ होती है, मुंबई है, इतने लोग आते हैं वहाँ ऑडिशन करने के लिए। तो पहले ही वहाँ बाहर ही बोल देते हैं आप फिट हो या नॉट फिट हो। तो मोस्टली वो नॉट फिट ही बोलते थे, क्योंकि 1000 लोग एक ऑडिशन में पहुंच गए और उनको कुछ 100 लोग चाहिए। तो आप छोटी छोटी माइन्यूट चीजें के लिए नॉट फिट हो जाते हो वहाँ पे। तो ये तो मतलब अगर कोई भी अगर एक्टर बनना चाहता है तो ये चीज आप मान के चलो कि रिजेक्शंस आपको बहुत मिलेंगे और हर फेज पे मिलेंगे। बट वो जो रिजेक्शन है वो आपको हेल्प करता है, आपको और स्ट्रेंथ देता है कि आप अपने कला पे और काम करें, कैसे रिजेक्ट ना हो। राजीव, आपने MS धोनी मूवी पे भी मिहिर दिवाकर का रोल प्ले किया है, तो वो कैसे आपको मिला? एज अ बीइंग रांची बॉय मिला, कि आपने कुछ उस पे भी मतलब अपनी कुछ सोच पैरवी चली, या क्या हुआ? ऑब्वियसली MS धोनी जो है हमारे रांची के हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे मिस्टर विकी सिदाना, उनको चाहिए था कि लोकल्स ही अगर हो, कुछ रांची के लड़के ही हो, अगर वो परफॉर्म करे, अगर वो एक्टर्स हैं, तो एक ये होता है कि उनको भी एक काम करने का मौका मिल रहा है। दूसरा जो स्लैंग है यहाँ का, वो बहुत रियलिस्टिकली सिनेमा में आप पोर्ट्रे कर सकते हो। तो उनका एक क्राइटेरिया था कि रांची से ही लोकलाइट्स को लेना है। मेरे ख्याल से रांची के भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। जो एक छोटी बच्ची है जो रांची की है, हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने। आई गेस तन प्रिंस की डॉटर। हाँ, राइट। तो रांची से भी बहुत सारे लोग थे, और जितने भी को एक्टर्स आप
मेरे देखोगे वहाँ पर वो मोस्टली रांची से ही थे, क्योंकि उनका जो स्लैंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो लगना चाहिए कि रांची की बोली है। तो मैं किसी को जानता था वहाँ पे जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे, तो उन्होंने मेरे को बताया मिस्टर आशीष काटपाल कि ऐसा ऐसा ऑडिशन हो रहा है MS धोनी के लिए, तो थैंक्स टू मिस्टर आशीष काटपाल, तो उनके वजह से मैं उस ऑडिशन में जा पाया। काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा MS धोनी। सो MS धोनी में काफी कुछ सीखने को मिला, और ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत से मिलने का मौका मिला, प्लस नीरज पांडे के साथ काम करने का मौका मिला। तो देन अगेन गोइंग बैक टू अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल डेज, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज और डायरेक्टर्स आया करते थे हमें हमारा सेशन लेने के लिए। तो एक सेशन में नीरज पांडे आए, उनकी एक फिल्म थी अ वेंसडे, जो उनकी पहली फिल्म थी। उस समय वो अनुपम खेर वो के साथ उन्होंने काम किया था, वो रिलीज होने वाली थी। नशरुद्दीन शाह भी थे नशरुद्दीन उसमें। शाह भी थे, तो उस वक्त नशरुद्दीन शाह और नीरज पांडे आए थे हमारे एक्टिंग स्कूल में, और हमें उसके प्रीमियर में भी ले जाया गया था। तो जब नीरज पांडे आए थे तो मुझे उनका सेशन बहुत अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि अगर मुझे नीरज पांडे के साथ काम करने को मिल जाए तो कितना अमेजिंग होगा। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। ये कहीं से छोटा सा एक मैनिफेस्टेशन हुआ। उस समय तो मुझे इस टर्म का मतलब भी नहीं पता था कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर एक बहुत ऑनेस्टली मैंने कुछ अंदर सोचा और मांगा यूनिवर्स से, और वो हो गया। आपको मिल गया। और वो MS धोनी में मुझे काम करने का मौका मिला उनके साथ। आई एम ग्रेटफुल कि बहुत कुछ सीखने का सीखने का मौका मिला। और मैंने नीरज पांडे को एक शॉट लगा हुआ था, मैंने उनको बोला सर आपसे एक बात करनी। उन्होंने बोला हाँ बोलो। तो मैंने बोला सर आप आए थे अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल में, और ऐसा मैंने सोचा था और ऐसा हो गया आज। उन्होंने बोला कि हो गया ना, तो मतलब वो भी वैसे ही है कि वो भी मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं। तो बोले कि कीप मैनिफेस्टिंग, कीप ग्रोइंग, ऐसे ही मैनिफेस्ट करते रहो, बी पॉजिटिव। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया और एक पॉजिटिव मुझे मोटिवेट किया। पॉजिटिव विचार। तो काफी अच्छा लगा उनके साथ काम करके। फिर उसके बाद थोड़े से और फ्रेंडली हो गए थे। मिहिर इधर आ, मिहिर, मुझे मिहिर करके ही बोलते थे, इधर आ, उधर जा, उधर वो फील्डिंग कर, उधर ये कर। तो थोड़ा सा एक अच्छा बॉन्ड बन गया था। राजीव, सुशांत की डेथ के बाद वो नेपोटिज्म बहुत ज्यादा हो रहा था, तो आपको क्या इसमें कुछ फेस करना पड़ा? नेपोटिज्म तो हर जगह है, अगर आप देखें तो ऑब्वियसली जो वो बिजनेस चला रहा, आई गेस क्रिएटिविटी है, लेकिन ये भी अगर आप देखो तो एक बिजनेस ही है। तो ऑब्वियसली जो उनके जो बच्चे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। एंड देन बट ऐसा भी नहीं है कि दूसरों को काम नहीं मिलता, क्योंकि आप अगर देखो तो शाहरुख खान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, या अमिताभ बच्चन। तो आई गेस वो फिल्म स्टार्स के बेटे नहीं थे, बट अगर वो टॉप लेवल पे है, आई वुड से कंपटीशन तो बहुत है, क्योंकि जो जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो छठ में वो फिल्टर होती जाती है। जो अच्छा काम है वो सबसे पहले उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, जो स्टार्स के बेटे हैं, टू से दैट। फिर जो काम है उनके रिलेटिव्स हो गए, कितने सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, ग्लैमर वर्ल्ड में आना चाहते हैं। तो वो जो रोल्स है वो फिल्टर होते जाते हैं। तो आपको फिर कैरेक्टर रोल्स बनते हैं। तो डायरेक्टर्स के भी बेटे हैं जो करना चाहते हैं, जो टेक्नीशियंस के बेटे हैं वो भी एक्टर्स बनना चाहते हैं। फिर NSD के बच्चे हैं जो हमसे तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आई वुड से कि मैं नहीं बोलूंगा कि मैं कम्पीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि NSD का जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल वहाँ अनुपम खेर में मिल गया उसका, बट ठीक है। तो आई वुड से कि वो फिल्टर होता जाता है। तो फिर जो बचा कुचा जो रोल होता है उसके लिए, जो मैंने बोला था 1000 लोग खड़े हैं, जो फिट नॉन फिट वाली जो चीज है वो वहां पे हो जाती है कि आप जो थोड़ा सा जो रोल बचा हुआ है उसमें आप कितने सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं। और तो ये डिफिकल्ट इंडस्ट्री तो है फॉर श्योर, बट ऐसा नहीं है जैसे अब कार्तिक आर्यन ने अच्छा किया, तो अब सुशांत फॉर एग्जाम्पल वो आउटसाइडर होते हुए भी वहां तक पहुंचे, तो उनको चांस तो मिला, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप उस चीज को, फेम को भी हैंडल करना एक इजी टास्क नहीं है। वहां तक आप जहां जितने ऊपर लेवल तक जाओगे वहां पॉलिटिक्स भी होता है, वहां पे सरवाइव करना इतना इजी नहीं होता है। छोटे लेवल पे तो आप क्योंकि कर सकते हो, ठीक है, कैरेक्टर रोल्स, और जैसे मनोज वाजपेयी जैसे कहते हैं कि क्योंकि वो जो स्टार वाली जो थिंग है वो वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि वहां उस पोजीशन को लेने के लिए बहुत सारे लोग बैठे। तो आई गेस दोनों चीजें हैं।
ओके। बस ये है कि किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। हार्ड वर्किंग तो सब है वहाँ, सभी मेहनत कर रहे हैं और सबने घर छोड़ा है और सब आके वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, तो वो किस्मत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इंडस्ट्री सबको मौका तो देती है, अगर आप में टैलेंट है तो मौका तो मिलेगा, इतना मतलब श्योर माया है। नगरी में मौके की कमी नहीं है, कमी मौका नहीं है, मिलता है। अब तो बिल्कुल भी नहीं है, जब से ओटीटी आया जब तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने जैसे सुशांत के साथ भी काम किया है मूवी में और धोनी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको क्या सीखने को मिला? थोड़ा सा कुछ उसके अंदर भी आप कुछ मेमोरेबल कुछ होगा तो हम जो हमें जानना चाहिए। सुशांत मुझे काफी फोकस्ड लगे। जब भी वो सेट्स पे आते थे वो अपने कैरेक्टर में होते थे, तो हम किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करते थे, क्योंकि एज एन एक्टर हम भी समझते, क्योंकि उस कैरेक्टर में घुसने के लिए इट टेक्स अ लॉट। वो कैरेक्टर में होते थे, तो उस दौरान जब पहली बार मेरे को याद है वो वॉक करके आ रहे हैं और हम सब वहाँ पर सेट पे बैठे हैं और वो बैठ के अपने कैरेक्टर में ही थे, तो मैंने उनको कभी डिस्टर्ब नहीं किया या कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था। बट पर्सनली उन्होंने सबके साथ एक बॉन्ड बनाया, क्योंकि अगर आप एक फ्रेंड का रोल कर रहे हो और अगर आप कैरेक्टर में हो तो सच में वो रियल दिखना चाहिए। उन्होंने एक बॉन्ड बनाया, सारे फ्रेंड्स के साथ बॉन्ड बनाया, उनसे बात की, नॉर्मल चिट चैट, ताकि आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा अच्छे से जान सको। एक सीन है जहाँ पे उसके पहले तक उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था मेरा, बट एक सीन है जहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक बास्केटबॉल का सीन है, बास्केटबॉल कोर्ट का सीन है, जहाँ पे मैं चल के आ रहा हूँ उनके साथ और युवराज सिंह का इंट्रोडक्शन है वहाँ पे, और वो हम सब उनको, युवराज सिंह को पीछे मुड़ के देखते हैं बट वो नहीं देखते, तो वो जो सीन है वहां पर मेरा ही डायलॉग था। तो वहां मेरा ना बहुत फंबल हो रहा था और थोड़ा सा मैं नर्वस था, क्योंकि सुशांत के साथ इंडिविजुअल सीन मेरा उस समय उस वक्त वहीं पे था। तो मैं बहुत फंबल कर रहा था, तो वहां पे मेरे को उन्होंने बोला क्या हो गया, ऐसा क्या है, क्या हो रहा है, तो एक बार फिर से बोलो। तो 2-3 बार रिहर्स कराया उन्होंने मेरे साथ, मतलब वहां पे जब हम थे तो 2-3 बार रिहर्स कराया और काफी मोटिवेट किया मुझे वहां पे कि हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो, करो ना, हो जाएगा, नेचुरली करो। तो आई गेस उस मोमेंट में मैं बहुत कंफर्टेबल हुआ उनके साथ, और जो नेक्स्ट शॉट था वो अच्छा हो गया, मतलब वो उसके 2-3 टेक्स जो थे वो बहुत स्मूथली वो हुआ। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बार ऐसा होता है कि को एक्टर्स इतना ज़्यादा, स्पेशली जब आप उस लेवल पे हो और वो तो सेलिब्रिटी, मतलब काफ़ी बहुत सारे मतलब जाने माने एक्टर हैं, तो उस लेवल पे होने के बावजूद एक को एक्टर को इतना सपोर्ट करना, आई गेस इट्स मतलब हैट्स ऑफ टू हिज सोल। वो सीन बहुत अच्छे से हो गया। ये मूवी के बाद भी क्या सुशांत आपके साथ टचअप पे रहे, या कभी जैसे आपने बताया कि फ्रेंड के रूप में थे, बन हाँ, गए थे, हो गए थे? नहीं मतलब सेट्स में जब हम होते हैं तो बहुत प्रोफेशनली ही एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं, तो ओके। फिल्म के दौरान तक ही हम टच में थे, और प्रीमियर में भी जब हम मिले तो हमारा एक मतलब नॉर्मल हाय हेलो, उसके बाद मैं उनके साथ टच में नहीं था। नहीं थे राजीव। आपने जैसे धोनी में रोल प्ले किया, या साउथ इंडियन मूवी में रोल प्ले किया, या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी कई जगह आप नजर आए, तो इसमें से सबसे ज्यादा यादगार आपको कौन सा लगा? अगेन जो मैंने अभी आपको बताया, जो सुशांत के साथ एक सीन था, राइट। वो काफ़ी अच्छा था, और मैंने एक दूरदर्शन के लिए एक सीरियल किया था, जिसमें मैंने दीदार सिंह का रोल किया था। उसमें मैं सरदार बना हूँ, मैं पटका भी बांधा, आप देखोगे अगर तो। इसमें एक सीन था जहाँ पर नेक्स्ट डे ड्रिल था, और उसमें पता चलता है कि मेरे उस कैरेक्टर के जो फादर हैं वो एक्सपायर कर गए। तो वो आर्मी बेस्ड सीरियल है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं ओके। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो आर्मी बेस्ड सीरियल है, तो एज एन बीइंग इन एन आर्मी, वो ड्रिल, मतलब मैं अपने जो सीनियर है उनको बोलता हूँ कि मैं वो ड्रिल छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं 2 दिन बाद चला जाऊँगा, लेकिन मैं ये ड्रिल कंप्लीट करके जाऊँगा, क्योंकि जो जो आई मीन व्हाट रिक्वायर्स टू बी बिकम एन आर्मी ऑफिसर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस कैरेक्टर के लिए। तो वो रोल मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैंने पोर्ट्रे किया है दूरदर्शन में। एक एक और कैरेक्टर मैंने किया था 24 सीजन 2 में, विक्टर का कैरेक्टर, अनिल कपूर के साथ। ओके। आ,
तो एक सीन था जहाँ पर वायरस की बात हो रही है कि वायरस फैल रहा है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। हम्म, तो मैं भी वहाँ पर था। क्या और वहाँ पे ऐसा सीन था, मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, अनिल कपूर मुझे गोली मार। तो वो 2-3 एपिसोड्स में मैं दिखा हूँ। तो फिर अगेन अनिल कपूर जब सेट्स के बाहर जब बैठे हुए थे तो मैं उनके पास गया और मैंने बोला, सर जो मैंने लाइफ में पहली फिल्म देखी थी वो आपकी फिल्म देखी थी ओके। और आज आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई गेस वो उन्होंने ऐसे मुझे देखा और आई मीन ऑब्वियसली उनके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे और रेगुलर रोज आते अलग हैं। चीजें बोलते होंगे, तो उन्होंने बोला कि दैट्स नाइस एंड हाउ इज इट गोइंग फॉर यू। तो मैंने बोला, सर बहुत अच्छा, सो फार सो गुड। तो आई गेस वो उन्होंने भी मतलब मैं एक मैनिफेस्टेशन की बात कह रहा हूँ कि कैसे चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए काम कर रही होती है। सो अगेन दैट रोल इज ऑल्सो समथिंग दैट आई विल ऑलवेज ट्राई, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर। राजीव, आपने जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए काम किया, एड फिल्म्स के लिए भी बहुत काम किया, गोदरेज हो गए या टीवीएस हो गया, बहुत सारे एड फिल्म्स में काम किया। फिल्म्स एंड एड फिल्म्स में जैसे आपको एक एक्टर के लिए दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है? आई मीन दोनों ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको स्क्रीन प्रेजेंस तो दोनों ही देता है। आई मीन शूट तो वैसे ही करते हैं, आई मीन पूरा फिल्म का ही सेट होता है, एड भी। तो आप समझ लो कि एक एड फिल्म जो है वो फिल्म का एक छोटा सा एक पार्ट है। पार्ट है। तो आपको एक्सपीरियंस तो हर मतलब हर चीज़ में ही अच्छा एक्सपीरियंस है बेसिकली। सो एक एक्टर को परफॉर्म करने को मिल जाए तो इट्स, आई मीन एवरीथिंग इज एज इक्वल नो टू पोर्ट्रे हिज कैरेक्टर और हर कैरेक्टर। तो आई वुड से कि थिएटर की भी वैल्यूज वैसी है थिएटर क्योंकि के भी आपका, अलग वैल्यूज होते हैं। हाँ क्योंकि आपका वो जो जो फाउंडेशन है, जो बेस है वो क्रिएट कर देता ओके। राजीव, आपने एमएक्स वर्ल्ड जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी काम किया है, है। एमएक्स प्लेयर। एमएक्स प्लेयर। तो क्या डिजिटल दौर पे ओटीटी का अच्छा आप कह सकते हैं कि नया दौर शुरू हो गया है एक सिनेमा का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ, अब तो ऐसा है कि रांची में बैठ के भी आप परफॉर्म कर सकते हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओटीटी प्लेटफॉर्म ने क्रिएट किया है। आई गेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अब ज़्यादा है क्योंकि इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खुल चुके हैं। आप इंस्टा में भी आप अगर आप कुछ रील डालो तो अब उसका एक अलग मार्केट है क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई गेस इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री और काफ़ी स्कोप बढ़ गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने के बाद। राजीव, साउथ इंडियन मूवीज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपका हिंदी सिनेमा का ज्यादा अच्छा है कि आप किसको अगर डिफरेंशिएट करते हो तो कैसे करते हो? नहीं ऑब्वियसली क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है जिसमें मैं बोलता हूँ वो हिंदी है। और क्योंकि अगर आप वहाँ के नहीं हो तो आपको उस भाषा में परफॉर्म करने में दिक्कत तो होगी ही क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में डबिंग नहीं होती, वहाँ पे आपको सिंग साउंड में ही करना पड़ता है। तो एक लैंग्वेज मैं बोलूँगा कि एक बैरियर था जहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था हिंदी से। बट जो इन्वायरमेंट होता है वो सिमिलर ही होता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा तो होता ही है क्योंकि ऑब्वियसली है बॉलीवुड में जो बजट्स है वो बहुत हाई एंड होते हैं और जो साउथ की जो फिल्म्स है क्योंकि उनकी रीचेबिलिटी कम होती है तो आई वुड से कि उस हिसाब से ही वो शूट करते हैं क्योंकि उनके ऑडियंसेस को क्या केटर करना है उनको। तो वो एक डिफरेंस तो रहता ही रहता है। बट फॉर मी आई वुड से कि थोड़ा लैंग्वेज वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट इजी टू लर्न। बट ठीक है, वो कर दिया, वो भी एक नया एक्सपीरियंस था और वो बहुत अच्छे से कर दिया मैंने। राजीव, अभी आप फिल्म डायरेक्शन मोड पे हो। जैसे फिल्म डायरेक्शन पे अभी आपने कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स पे अभी डायरेक्शन का काम आपने शुरू किया है? हाँ, सो अगेन डायरेक्शन के रिगार्डिंग मैं कुछ एक थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि हाउ आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग। मैंने एक्टिंग से थोड़ा सा ब्रेक लिया और क्योंकि मुझे अंदर से हमेशा से था कि मुझे एक फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर भी बनना है क्योंकि एक स्टोरी टेलिंग करनी है मुझे। तो मेरे अंदर बहुत सारी स्टोरीज थी जो मेरे को अपने फिल्मों के थ्रू दिखाना था। तो मैंने सावधान इंडिया के जो
सीरियल्स जो है सावधान इंडिया, तो वहाँ पे एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम करना स्टार्ट किया, और बहुत सारे डेली सोप्स हैं जिसमें मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। फिर मुझे बहुत सारे मेंटर्स मिले जिन्होंने मुझे ग्रूम किया, लाइक मिस्टर आलोक उल्फत। वो FTI और NSD के फैकल्टी रह चुके हैं। उनके साथ मैंने बहुत सीखा, काफ़ी टाइम स्पेंड किया उनके साथ। उनके वर्कशॉप्स को भी मैंने डॉक्यूमेंट किया। वहाँ से मैंने कैमरा पकड़ना सीखा, मतलब मुझे कुछ नहीं आता था, बस मैं कैमरा पकड़ के बस ऐसे उनके वर्कशॉप्स को कैप्चर करता था। मेरे पास एक कैमरा था, एक DSLR ओके। था उस तब, 5D Mark III आता था। उसके बाद एक डायरेक्टर है मिस्टर जॉन हेनरी रिचर्डसन, जो न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल में डीन थे। तो वो एक फिल्म एक एक अमेरिकन सीरीज बना रहे थे जिसका नाम था वेयर आर वी नाउ, जो कि काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स में काफ़ी अच्छा, काफ़ी अवार्ड्स जीती है उस सीरीज़ ने। तो उनके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो इंडिया में भी शूट हुआ उसका सीरीज़, और यूरोप में भी शूट हुआ, और अमेरिका में भी शूट हुआ। तो मुझे उनको असिस्ट करने का मौका मिला, तो वहाँ पे फील्ड वर्क मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने कैमरा हैंडल करना, एडिटिंग के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बहुत नॉलेज गेन किया। और एक और डायरेक्टर है मिस्टर संजय F गुप्ता, जो कि सिनेमेटोग्राफर है बॉलीवुड में, और उनके साथ मैंने एक अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री एडिट किया था ओके। धीरे धीरे, क्योंकि मैं अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहता था। मैं अपने स्पेस को थोड़ा सा और ब्रॉडन करना चाहता, कि वो एक्टिंग तक कन्फाइंड ना रहे। फिल्म मेकिंग का सारा जो भी प्रोसेस है मैं सीखना चाहता था। वो मेरी अपना मेरा मेरे अंदर एक अपना वो एक रुझाव था कि मुझे उसके तरफ और जाना और सीखना है। तो धीरे धीरे करते करते एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग खुद से मैंने करना स्टार्ट किया। तो पहला प्रोजेक्ट आई गेस मैं बनारस गया था, क्योंकि मैंने बनारस के बारे में बहुत सुना था। तो बनारस में मैंने बस मेरे पास कैमरा था, और मैंने बस वहाँ पे शूट करना स्टार्ट किया। स्पिरिचुअलिटी पे एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई, द जर्नी ऑफ अ सीकर, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है। अगेन एक म्यूजिशियन है जो डेनमार्क के म्यूजिशियन है, उनका नाम है किम मेंजर। तो उनके ऊपर मुझे एक बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री बनाने का मौका मिला। तो वो डॉक्यूमेंट्री उन पे मैंने बनाई। उसके बाद एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई जिसका नाम है फेदर्स इन द स्काई, ओके। जो MX प्लेयर और एयरटेल एक्सट्रीम में भी है। ओके। MX प्लेयर पे तो अब नहीं है, क्योंकि अमेजोन ने जब MX प्लेयर लिया तो बहुत सारे कंटेंट उन्होंने हटाए। हटाए, शॉर्ट फिल्म्स हटा दिए बेसिकली। राजीव, जैसे अगर आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, फिल्म इंडस्ट्री में आपने अलग अलग जगह पे काम किया, तो यूथ को आप कैसे आप कहना चाहेंगे जो अपना इस करियर बनाना चाहते हैं, एक्टिंग की फील्ड हो या डायरेक्टिंग की फील्ड हो? अब आप भी सीनियर है, तो अपने आप जूनियर्स को आप कैसे बोल सकते हैं कि आप कैसे आपकी डायरेक्शन में जाए? सो एक बहुत प्यारा सा कोट है, आई वुड से, लाइफ इज एट द पेरिफेरल, द एंड इज नॉट द एंड, इट्स द न्यू बिगनिंग। इसका मतलब है कि जो लाइफ है वो एज पे है, और अगर आपको लग रहा है कि ये बस खत्म हो गया, बस आप गिव अप करने वाले हो, तो वो गिव अप जो है वो आपको सिखा रहा है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप सब खत्म हो गया, वो न्यू बिगनिंग है, वो आपको शेप कर रहा है, वो आपको आपके अंदर के एक एक्टर को या आपके अंदर के कलाकार को और पॉलिश कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल एक कैटरपिलर और जो बटरफ्लाई का जो एक प्रोसेस होता है, राइट। तो जो बटरफ्लाई है वो ककून में बहुत स्ट्रगल करते करते अपने ककून से निकल के एक बटरफ्लाई बनता है। तो बट वो ब्यूटीफुल जर्नी है। तो हमें लगता है कि नहीं, डिफिकल्ट है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी, फोकस, पेशेंस, वो अगर है आप में, तो डेफिनेटली आप एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन सकते हो। ओके। राजीव, पहले का टाइम था कि लोग ऑडिशंस के लिए लाइन लगते थे। आज के दौर पे जैसे अगर आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम हो गए, तो उसमें जो इन्फ्लुएंसर्स का जो एक्टिंग है, जो रोल्स है, तो वो काफी ज्यादा वायरल। क्या वैसे भी अगर एक्टर्स को पिकअप किया किया जा रहा है इंडस्ट्री में? आजकल तो वैसे भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट जो इन्फ्लुएंसर्स है बेसिकली वो एक, आई वुड से एक्टिंग एक अलग प्लेटफॉर्म है बेसिकली। ज़रूरी नहीं है कि एक इन्फ्लुएंसर एक अच्छा एक्टर भी हो। वो तो ऑडिशन के बाद ही पता चलेगा कि इफ़ ही और शी कैन एक्ट। लेकिन हाँ,
एक इतना तो ज़रूर है कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपकी रीचेबिलिटी बढ़ गई है, तो बहुत बार फ़िल्म मेकर्स क्या करते हैं कि क्योंकि आपकी रीचेबिलिटी ज़्यादा है, तो आपको पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। आपको वर्कशॉप्स करवाते हैं, अगर उस इन्फ्लुएंसर को वो लेना चाहते हैं तो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट भी है, पैसे भी बनाने हैं उनको। बनाने, राइट। तो वो उनको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं जहाँ पे विन विन सिचुएशन हो। उनका वो जो रीचेबिलिटी है वो भी मिल जाए और उनको ग्रूम करके उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म जरूर है ये। राजीव, बीइंग ए रांची बॉय, तो आपको रांची का फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है, क्या लगता है? अरे तो सब कुछ ही स्ट्रीट फूड तो, मतलब मैं सीरियसली बोलूँ तो कल ही मैं घूम घूम के मैंने सब कुछ खाया है, क्योंकि यहाँ मौका नहीं मिलता। लाइक एक भोला का लिट्टी चोखा है, भोला की लिट्टी चोखा है। वो बहुत पसंद है, पेड़ा ओके। उनका। और एक फ्राई लाल में ना बहुत एक सॉफ्टी मिलती है, सॉफ्टी वाली बहुत पुरानी है बहुत वो। पुरानी है उनकी जो मशीन है, वो मेरे को लगता है कि और किसी के पास भी नहीं है, नहीं है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में वैसी सॉफ्टी नहीं मिलेगी कहीं पर ये भी। रांची की वन ऑफ द बहुत बोला जाता है कि बहुत पुरानी सॉफ्टी कॉर्नर बहुत है ये। बहुत बहुत पुरानी है, और सबसे शायद मेरे को लगता है सबसे पहली एंड बहुत पुरानी। बहुत पुरानी है, तो उसका जो टेस्ट है, उसके लिए मैं बार बार वहां पे जाके उसको, मतलब मैं जब रांची आता हूँ स्पेशली उस सॉफ्टी को खाता हूँ, क्योंकि वो टेस्ट कहीं नहीं कहीं मिलता। नहीं मिलता और है। वो लिट्टी चोखा जो है वैसे भोला की लिट्टी भोला है। चोखा। राजीव, आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, मूवी की वेब सीरीज? आई गेस बोथ। राजीव, आपका जो फेवरेट डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहे हो, बॉलीवुड? तो ऑब्वियसली अनुराग कश्यप के साथ मैं डेफिनेटली काम करना चाहूँगा, ओके। और एज एन एक्टर, एज एन एक्टर? अनुराग कश्यप के साथ काम करना चाहूँगा। और एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है गुरविंदर सिंह, ओके। जो कि फिल्म फेस्टिवल्स में उनकी फिल्में पंजाबी काफ़ी, मूवीज पंजाबी फिल्म्स बनाते हैं। बनाते हैं, राइट। चौथी कूट उन्होंने बनाई है, ओके। और जो कांच फिल्म तो फेस्टिवल अभी में तक भी। कुछ अप्रोच आपके साइड से गया है? हाँ, मतलब मीटिंग्स हुई हैं, हुई लेकिन है? ऐसा, मतलब ऑब्वियसली इतने सारे लोग उनके पास जाते हैं, तो और मैंने एक्टिंग में भी थोड़ा सा ब्रेक दिया हुआ था, क्योंकि मैं खुद का कुछ क्रिएट करना चाहता था। तो और एक्टिंग की कोई एज नहीं है अभी, आगे भी मैं एक्टिंग करूंगा, बट मैं कुछ क्रिएट करना चाहता था अपने लिए, एक बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, जो मैंने कर लिया है। और ओके। एक्टिंग के लिए भी मैं आगे ट्राई करता रहूँगा। राजीव, एक लास्ट सवाल, आप हमारे ऑडियंस को हमारे चैनल के थ्रू क्या कहना चाहेंगे, एक संदेश, एक मैसेज? जो यंगस्टर्स है, मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप किसी फील्ड में, किसी भी फील्ड में कुछ करना चाहते हो, तो विल पावर बहुत स्ट्रांग रखें। वो पेशेंस, वो फोकस, डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑनेस्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहे और दूसरे के साथ भी ऑनेस्ट रहे। स्पेशली जब अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको ऑनेस्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो स्क्रीन में दिखता है, वो व्यूअर्स जो है वो आपकी ऑनेस्टी को ही देखते हैं। आप, यू कैन नॉट लाई टू अ कैमरा। आई वुड से कि लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत मिलेंगे। सक्सेसफुल, आपका डेफिनेशन बीइंग सक्सेस, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपका डेफिनेशन क्या है? बहुत सारे सारे लोगों के लिए पैसा सक्सेस होता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो जो करना चाहते हैं, जैसे आई वुड से दिलबीर बाजी, जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, तो ही सक्सेसफुल। सो इन द सेम वे, मेरे हिसाब से मैं सक्सेसफुल हूँ, तो आपके लिए वो सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, उसको फाइंड करने की कोशिश। तो दोस्तों, ये थे राजीव कटपालिया जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, एंड इंटरव्यू विद दिलबीर सिंह के नेक्स्ट एपिसोड पे मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट के साथ।